गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू अमृत ज्ञान। आज हम केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट से नेक्स्ट चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम आइसोमेरिज्म है, जिसे समावयवता के नाम से भी जानते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या होती है समावयवता और बीएससी नर्सिंग कोर्स में इसका क्या महत्व है और ये मेडिसिन के क्षेत्र में किस तरीके से आपके लिए यूजफुल साबित होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आइसोमेरिज कार्बनिक रसायन विज्ञान में एक बहुत ही आवश्यक कॉन्सेप्ट है जो जैविक प्रणालियों में विभिन्न अणुओं के व्यवहार और उनकी अंतःक्रियाओं यानी जो अंतःक्रियाएं होती हैं, इंटरेक्शंस, उसको समझने में एक महत्वपूर्ण रोल निभाती हैं। इसलिए विभिन्न प्रकार के आइसोमेरिज को समझना इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये है जो मेडिसिन होती हैं उनकी संरचनाओं या जो मेडिसिन की स्ट्रक्चर्स होते हैं या उनकी गतिविधियां होती हैं और उनके उपापचय क्रियाओं को समझने में मदद करता है, यानी मेटाबॉलिज्म को किस तरीके से समझने में मददगार साबित होगा। इसलिए आज हम इस चैप्टर को हम समझेंगे, ठीक है, जो कि नीचे इस चैप्टर में दिया गया है कि आपकी जो प्रवेश परीक्षा है उसकी तैयारी करने के लिए कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं समावयवता का परिचय। इंट्रोडक्शन टू आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है, इसके कितने प्रकार हैं, ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ आइसोमेरिज्म। देखिए, चलिए ठीक, इसकी डेफिनेशन क्या है। आइसोमेरिज्म एक ऐसी एक घटना है, एक फिनोमिना है। आइसोमेरिज्म एक ऐसी फिनोमिना है जिसमें दो या दो से अधिक जो कंपाउंड्स होते हैं उनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो तो समान होता है, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर अरेंजमेंट, वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक है, यानी समावयवता यानी आइसोमेरिज्म एक ऐसी घटना है जिसमें दो या दो से अधिक यौगिकों का अणुसूत्र समान होता है, लेकिन उनकी संरचनात्मक व्यवस्था यानी कि स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट या स्थानिक अभिविन्यास यानी स्पेटियल ओरिएंटेशन भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, जैसे एक हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। जैसे हमने एक अणुसूत्र लिखा C2H6O। अब हम इसको दो टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है, ये अणुसूत्र है C2H6O, CH3O CH3, ये बन जाता है हमारा डाइमेथिल ईथर। और इसी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं C2H5OH, ये हो गया हमारा एथिल अल्कोहल। अब यहां पर देख लीजिए C2H6O, ये अणुसूत्र दोनों में ही समान है, लेकिन इनकी जो संरचना है वो भिन्न भिन्न है। इसका नाम हो जाता है डाई एथिल ईथर और इसका नाम हो जाता है एथिल अल्कोहल। तो इस तरीके से इस संरचना में समावयवता प्रदर्शित होती है आइसोमेरिज्म। अब नर्सिंग में क्या इंपॉर्टेंस है, आइसोमेरिज्म समझने में बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एक ही रासायनिक संरचना वाले विभिन्न मेडिसिन अणुओं में संरचना में विभिन्नता के कारण अलग अलग जैविक प्रभाव कैसे हो सकते हैं। यह फार्माकोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के क्षेत्र में एक विशेष महत्वपूर्ण रोल करती हैं। ठीक है, यानी महत्वपूर्ण रोल निभाती है। ठीक है, यानी जो मेडिसिन होती हैं उनमें अणुसूत्र तो भिन्न भिन्न लिखा होता है, लेकिन क्या होता है उनके स्ट्रक्चर्स अलग अलग होते हैं। जैसे यहां पर ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, इसको हमने दो रूपों में लिखा है। एक में क्या है, डाइमेथिल ईथर है और दूसरे में एथिल अल्कोहल है। अणुसूत्र समान है लेकिन संरचना अलग अलग है, इसलिए संरचना के हिसाब से इसका नाम भी अलग अलग हो सकता है। इसलिए दवाएं भी क्या होंगी, मेडिसिन वो भी अलग अलग होंगी। ठीक है,
अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, यानी समवयवता के प्रकार। आइसोमेरिज्म को दो कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया है। आइसोमेरिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, ठीक है, जिनमें से दोनों के नाम क्या क्या हैं? एक है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म यानी संरचनात्मक समवयवता, और दूसरा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है, यानी कि त्रिविम संरचना, ठीक है। एक होती है संरचनात्मक समवयवता, ठीक है, कौन सी? स्ट्रक्चरल, और दूसरी स्टीरियो आइसोमेरिज्म यानी कि त्रिविम संरचना। सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसे संरचनात्मक समवयवता कहते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म यानी कि संरचनात्मक समवयवता तब होती है जब किसी मॉलिक्यूल के भीतर एटम्स की संयोजकता अलग अलग होती है, यानी जो एटम्स की वैलेंसी होती है वो अलग अलग होती है, लेकिन उनकी संरचना के भिन्न भिन्न प्रकार हो सकते हैं, ठीक है। यानी संरचनात्मक समवयवता के भी यहां पर कई प्रकार हो सकते हैं। पहले समवयवता के दो प्रकार हुए, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। फिर स्ट्रक्चरल के भी कई प्रकार हैं, ठीक है, जिसमें पहला है चेन आइसोमेरिज्म, ठीक। चेन आइसोमेरिज्म को हम श्रृंखला समवयवता के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार की आइसोमेरिज्म तब होती है जब किसी मॉलिक्यूल में कार्बन सीरीज को विभिन्न तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है, ठीक है। यानी क्या होता है श्रृंखला समवयवता? इसमें जो यौगिक के अणुसूत्र होते हैं वो समान होते हैं, लेकिन इनमें जो चेन होती है, श्रृंखलाएं होती हैं, वो भिन्न भिन्न होती हैं, ठीक है। विभिन्न प्रकार से उसको व्यवस्थित किया जा सकता है, ठीक। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ब्यूटेन, यहां पर ब्यूटेन है C4H10, इसको हम दो प्रकार से लिख सकते हैं, एक एन ब्यूटेन और एक आइसो ब्यूटेन, ठीक है। यानी जो ब्यूटेन है C4H10, इसको हम एन ब्यूटेन या आइसो ब्यूटेन के द्वारा लिख सकते हैं। जैसे देखिए C4H10, अब इसको हम एक एन ब्यूटेन के नाम से लिखेंगे और दूसरा आइसो ब्यूटेन के नाम से लिखेंगे। देखिए CH3, CH2, CH2 और CH3, ये है एन ब्यूटेन, और इसी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं CH3, CH, CH3 और CH2, ठीक है। यहां पर CH3 होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अब यहां पर बैलेंस ही चेक कर लीजिए कार्बन की, 1 2 3 और 4, ठीक। देखिए इसमें कार्बन कितने हैं? 4, इसमें 1 2 3 4। हाइड्रोजन देख लीजिए 10, 3 2 5 2 7 3 10, 3 3 6 3 9 और 1 10, ठीक है। सभी में कार्बन बराबर है, हाइड्रोजन भी बराबर है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? एन ब्यूटेन। ये जो हमारा होगा एन ब्यूटेन, और इसका नाम है आइसो ब्यूटेन, ठीक है। एन ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन, समझ में आया? चेन आइसोमेरिज्म यानी अणुसूत्र समान होंगे, लेकिन उनकी जो श्रृंखला होगी, चेन होगी, उसको हम अलग अलग रूप में व्यवस्थित कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्थिति समवयवता यानी पोजीशन आइसोमेरिज्म। देखिए क्या होती है पोजीशन आइसोमेरिज्म? इसमें भी अणुसूत्र जो होगा वो समान होगा, लेकिन जो पोजीशन होगी यानी उसकी जो पोजीशन स्थिति होगी वो भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल के हिसाब से देख सकते हैं हम, देखिए जैसे इसमें लिखा है
स्थितिगत समावेशिता तब होती है जब क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापी कार्बन श्रृंखला पर विभिन्न स्थानों पर स्थित होते हैं। यानी इसमें क्या होता है, इनकी संरचना समान होती है, लेकिन इसमें जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनकी स्थिति यानी पोजीशन वो अलग अलग होती है। ठीक है, तो देखिए क्या होती है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम। C3H8O, ठीक है, क्या है ये फार्मूला C3H8O। अब हम इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, C3CH2CH और OH। CH3 CH2 CH2OH, ये जो हो जाएगा हमारा प्रोपेनॉल 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल 1। ठीक है, इसका नाम जो होगा वो प्रोपेनॉल, PROPANOL, प्रोपेनॉल 1। देखिए आईयूपीएसी आपको आती है, फर्स्ट नंबर पर OH समूह लगा है, इसलिए 3 कार्बन है यहाँ पर, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन लिखते हैं और OH ग्रुप लगा होने के कारण ऑल लिखते हैं, यानी प्रोपेनॉल 1। ठीक है, अब इसी को हम दूसरी तरीके से क्या लिख सकते हैं, CH3 CH CH3 और OH। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्रोपेनॉल 2। क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहां पर आप चेक कर लीजिए, कार्बन 3 कार्बन इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, H देख लीजिए 8, 3 2 5 2 7 1 8, यहां भी 3 4 3 7 1 8। ठीक है, अब इसका क्या नाम है, प्रोपेनॉल 2, क्योंकि सेकंड नंबर पर क्या लगा है, OH ग्रुप लगा है। तो इसमें क्या हुआ, जो क्रियात्मक समूह है उसकी स्थिति चेंज हो गई है। स्थिति चेंज होने के कारण यह है पोजीशन आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसी तरीके से एक और एग्जांपल यहां पर दे रखा है, ब्यूटेन 1 ऑल या ब्यूटेन 2 ऑल, दोनों का अणुसूत्र C4H10O होता है, लेकिन OH समूह प्रत्येक समूह में भिन्न भिन्न कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। ठीक है, यहां पर ये ब्यूटेन 1 ऑल का फार्मूला दे रखा है, यहाँ पे हमने प्रोपेनॉल दे रखा है। ठीक है, तो इसी तरीके से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। थर्ड नंबर पर है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, यानी कि क्रियात्मक समावयवता। ठीक है, क्रियात्मक समावयवता क्या होती है, इसमें भी अणुसूत्र समान होते हैं, लेकिन इसमें जो क्रियात्मक समूह होते हैं वो भिन्न भिन्न स्थान पर होते हैं। ठीक है, देखिए यानी इनका अणुसूत्र क्या होगा, समान होगा, लेकिन इनका जो क्रियात्मक समूह होगा वो भिन्न भिन्न होगा। ठीक है, जैसे पोजीशन में क्या था, पोजीशन क्रियात्मक समूह की पोजीशन अलग अलग थी, और यहाँ पर क्रियात्मक समावयवता है तो यहाँ पर क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, और अणुसूत्र समान होंगे। जैसे एग्जाम्पल यहां पर ले रखा है, इथेनॉल और डाइमेथिल ईथर, दोनों का अणुसूत्र जो होता है वो C2H6O होता है, लेकिन इसमें एक में क्या है, ईथर, और दूसरे में एल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो जैसे हम इसको लिख सकते हैं, देखिए एग्जाम्पल के हिसाब से समझ लीजिए, C2H6O, क्या है ये, C2H6O। ठीक है, अब हम इसको कैसे लिखेंगे, CH3OCH3। ठीक है, और इसी को हम लिख सकते हैं C2H5 और OH। देख लीजिए दोनों का अणुसूत्र क्या है, समान है, दोनों में कार्बन 2 है, यहाँ भी 2 कार्बन, और 6 हाइड्रोजन, 3 + 3 6, 5 + 1 6, और 8 O।
ठीक है, अणुसूत्र समान है लेकिन इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो अलग है। यहां पर ईथर ग्रुप लगा हुआ है, कौन सा, ईथर, तो इसका नाम हो जाएगा डाई एथिल ईथर। इसका नाम जो हो जाएगा डाई एथिल ईथर, और इसका नाम हो जाएगा एथिल एल्कोहल। ठीक है, एक का नाम क्या हो गया, डाई एथिल ईथर, और दूसरे का नाम एथिल एल्कोहल। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट है टॉटोमेरिक आइसोमेरिज्म। ठीक है, इसमें देखिए क्या होता है, टॉटोमेरिक आइसोमेरिज्म। चलिए अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। टॉटोमेरिक आइसोमेरिज्म क्या होती है, टॉटोमेरिक आइसोमेरिज्म या टॉटोमेरिज्म भी इसको बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, टॉटोमेरिज्म। अब इसमें यह एक विशेष प्रकार की समाप्ता है, ये एक विशेष प्रकार की समाप्ता है जहां समाप्ता साम्यावस्था में होती है तथा प्रोटॉन के स्थान बदलने के कारण इसमें समाप्ता पाई जाती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, यह समाप्ता, इसमें एक ही यौगिक के दो रूप होते हैं। टॉटोमेरिक आइसोमेरिज्म में क्या होता है, इसमें अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन एक ही यौगिक के दो रूप होते हैं। ये दो रूप कौन कौन से होते हैं, एक कीटो फॉर्म और दूसरा एनॉल फॉर्म होता है। ठीक है, कौन कौन सा, एक कीटो फॉर्म होता है और दूसरा एनॉल फॉर्म होता है। इसलिए इस आइसोमेरिज्म को हम कीटो एनॉल फॉर्म, कीटो एनॉल आइसोमेरिज्म के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यह एक दूसरे में परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं एसीटोन का। ठीक है, एसीटोन क्या होता है, CH3CO CH3 होता है। क्या होता है, CH3COCH3। ठीक है, ये एसीटोन का फार्मूला है। अब इस एसीटोन को हम दो रूपों में लिख सकते हैं। जैसे कौन कौन से दो रूप हो सकते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O और CH3। ठीक है, इसको हम CH3 को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे CH2 और एक H यहां पर, ये देखिए CH3CO CH3 और यहाँ पे CH3CO CH2 और एक ये H है तो CH3 हो गया। दूसरा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं हाँ, तो देखिए इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं CH3C डबल बॉन्ड CH2 और यहां O और इससे जुड़ा हुआ एक H। ठीक है, थोड़ा इसको अलग पेन से लिख लेते हैं जिससे समझ में आ जाए। देखिए CH3C डबल बॉन्ड CH2 और O से जुड़ा हुआ H। ठीक है, अब ध्यान से समझो इसको। इसमें क्या है, H प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन क्या है यहाँ पर, H। ये इसकी स्थिति चेंज होने के कारण इसमें टॉटोमेरिक आइसोमेरिज्म पाई जाती है। जैसे यहां पर देखिए एसीटोन का एक फार्मूला लिया हमने CH3COCH3 और इसको इस तरीके से व्यवस्थित किया। पहली संरचना CH3C डबल बॉन्ड O और CH2H, यानी ये जो H है वो पहली वाली संरचना में इस CH2 से जुड़ा हुआ है, लेकिन दूसरी वाली संरचना में क्या है, ये डायरेक्ट O से जुड़ा हुआ है। ठीक है, किससे जुड़ा हुआ है, O से जुड़ा हुआ H है। तो ये जो प्रोटॉन की स्थिति के कारण, जो प्रोटॉन की स्थिति में चेंज हुआ है, इसी के कारण इसमें टॉटोमेरिक आइसोमेरिज्म पाई जाती है। इसका जो पहला रूप है वो कीटो फॉर्म होता है और दूसरा रूप जो होगा वो एनॉल फॉर्म होता है। इस तरीके से हम इसको कीटो एनॉल टॉटोमेरिज्म के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है 5वें नंबर की आइसोमेरिज्म,
जिसका नाम है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म में देखिए क्या होता है। इस प्रकार की समरूपता तब होती है जब एक यौगिक एक ओपन चेन के रूप में होता है। कैसा होता है? ओपन चेन के रूप में होता है। ये चक्रीय या अचक्रीय दोनों रूप में मौजूद हो सकता है। जैसे ब्यूटाडाइइन एक खुली श्रृंखला है और चक्रीय संरचना दोनों में मौजूद हो सकता है। ठीक है, कैसा है ये? चक्रीय रिंग चेन आइसोमेरिज्म। इसे क्या बोलते हैं हम? रिंग चेन आइसोमेरिज्म। हाँ, तो देखिए जो रिंग चेन आइसोमेरिज्म होती है उसमें अणुसूत्र समान होगा, लेकिन उसकी संरचना को हम दो रूपों में लिख सकते हैं। एक रिंग के रूप में, और यानी कि रिंग यानी श्रृंखला, उसकी जो रिंग होती है रिंग टाइप बनाकर, और दूसरा एक ओपन श्रृंखला के रूप में। रिंग यानी चक्रीय क्रम में, और दूसरा और एक ओपन चेन के रूप में यानी खुली श्रृंखला के रूप में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर ब्यूटाडाइइन है, इसको हम ओपन चेन या एक साइक्लिक स्ट्रक्चर के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमने 5 आइसोमेरिज्म पढ़ी जो कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म की। सेकंड नंबर जो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्या होती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म? देखिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म तब होता है जब अणुओं का आणविक सूत्र यानी जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो इक्वल होता है। ठीक है, सेम होता है, लेकिन उनकी संयोजकता भी समान होती है। लेकिन क्या होता है, उनकी स्थानिक व्यवस्था जो होती है वो भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, यानी इसमें देखिए एक बार में, जब अणुओं का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है और उनकी बैलेंसी यानी संयोजकता भी क्या होती है? समान होती है, लेकिन परमाणुओं की स्थानिक व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है, तब यहां पर स्टीरियो आइसोमेरिज्म प्राप्त होती है। अब स्टीरियो जो आइसोमेरिज्म है उसके भी दो रूप होते हैं। ठीक है, उसके भी कई रूप हैं। जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहां पर ज्यामितीय समावयवता। ठीक है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, इसको हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यानी कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म के भी दो रूप होते हैं। एक होता है ज्यामितीय समरूपता और दूसरा होता है प्रकाशीय समरूपता। तो सबसे पहले हम ज्यामितीय आइसोमेरिज्म के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, ज्यामितीय आइसोमेरिज्म क्या होती है देख लीजिए। यह एक द्विबंध या वलय प्रणाली के चारों ओर प्रतिबंधित घूर्णन के कारण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रतिस्थापन समूहों को विभिन्न स्थानीय व्यवस्था होती है। यानी कहने का मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें समरूपता उन यौगिकों में पाई जाती है जिसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड पाया जाता है। यानी कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है, एक डबल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, तो ज्यामितीय समरूपता किसमें होती है? जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड पाया जाए। ठीक है, और उसमें यह समरूपता उसके घूर्णन के कारण होती है, यानी रोटेट करती है। ठीक है, यह भी दो प्रकार की होती है, एक सिस आइसोमेरिज्म और दूसरी ट्रांस आइसोमेरिज्म। सिस आइसोमेरिज्म जो होती है, जो प्रतिस्थापी द्विबंध होते हैं वो रिंग के एक ही ओर होते हैं। क्या होते हैं? रिंग के एक ही ओर होते हैं। लेकिन ट्रांस आइसोमेरिज्म में जो डबल बॉन्ड होता है वो रिंग के क्या होते हैं? विपरीत दिशा में स्थित होते हैं। ठीक है, जैसे अब हम समझते हैं एग्जाम्पल से। एक एग्जाम्पल देख लीजिए। ब्यूटेन 2 C4H8, इसके दो समरूपी हैं। कैसे? एक सिस 2 ब्यूटीन और दूसरा ट्रांस 2 ब्यूटीन। अब सिस 2 ब्यूटीन में क्या होता है, दोनों मिथाइल समूह एक ही तरफ होंगे, और ट्रांस 2 ब्यूटीन में दोनों मिथाइल समूह
एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखा HCCH3 और डबल बॉन्ड CCH3 और H। ठीक है, ये देख लीजिए क्या बन जाएगा, C4H8। देखिए 1 2 3 4, C4 3 3 6 और 2 8, यानी C4H8। ये क्या बन जाएगा हमारा, सिस फॉर्म। कौन सा, सिस फॉर्म। अब इसी को हम ट्रांसफॉर्म के रूप में देखिए कैसे लिखते हैं, HCCH3 और CHCH3। ठीक है, हाँ। अब ध्यान से सुनो, एग्जाम्पल के हिसाब से समझ लीजिए। सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म, जो डबल बॉन्ड है, ठीक है, डबल बॉन्ड के तरफ, ये डबल बॉन्ड है, इसके एक ही तरफ मिथाइल समूह जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल समूह। तो ये कहलाएगा हमारा सिस फॉर्म। ठीक है, और डबल बॉन्ड के दोनों तरफ विपरीत दिशा में मिथाइल समूह अगर लगा है, डबल बॉन्ड के विपरीत दिशा में अगर मिथाइल समूह लगा हुआ है, तो ये ट्रांसफॉर्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अब समझ में आया क्या होती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसमें डबल बॉन्ड पाया जाएगा और डबल बॉन्ड के अगर एक ही तरफ एक ही समूह लगा हुआ है तो सिस, और विपरीत दिशा में अगर समूह लगे हुए हैं तो ट्रांसफॉर्म कहलाता है। इस तरीके से हम इस आइसोमेरिज्म को सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, यानी प्रकाशीय समावयवता। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तब उत्पन्न होता है जब एक अणु में एक या एक से अधिक जो केंद्र होते हैं अलग अलग समूहों से जुड़े कार्बन परमाणु होते हैं, जिससे गैर अध्यारोपणीय दर्पण छवियां बनती हैं। यानी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म arises when a molecule has one or more chiral enters। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या होता है, कार्बन एटम अटैच टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स लीडिंग टू नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस। ठीक है, यानी इनएंसियोमर्स। ठीक है, क्या कहलाता है ये, इनएंसियोमर्स कहलाता है। ठीक है, प्रकाशीय समावयवता। तो कहने का मतलब ये होता है इनके अणुसूत्र समान होते हैं, लेकिन जो यौगिक और रासायनिक गुण भी क्या होते हैं, इनके अलग अलग होते हैं। ठीक है, और ये प्रकाशीय व्यवहार में अंतर पाया जाता है। प्रकाशीय समावयवता, इस प्रकार के जो यौगिक होते हैं उन्हें प्रकाशीय समवयवी यौगिक कहते हैं और इस घटना को प्रकाशीय समावयवता कहते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने फार्मूला लिया लैक्टिक एसिड का, किसका, लैक्टिक एसिड का। तो लैक्टिक एसिड को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक एल लैक्टिक एसिड और दूसरा डी लैक्टिक एसिड। ठीक है, एक एल लैक्टिक एसिड और एक डी लैक्टिक एसिड। एल जो होता है वो लीवो और डी होता है डेक्स्ट्रो। ठीक है, एल मतलब लीवो और डी मतलब होता है डेक्स्ट्रो लैक्टिक एसिड। ठीक है, बात समझ में आई। ठीक है, लैक्टिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है C3H6O3 होता है। ये दो ऑप्टिकल आइसोमर हैं जिसमें एल लैक्टिक एसिड और डी लैक्टिक एसिड। ठीक है, और ये दोनों क्या होती हैं, एक दूसरे की दर्पण छवियां होती है और एक दूसरे पर आरोपित नहीं किया जा सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं चिरैलिटी और एनेंसियोमर्स की। चिरैलिटी और एनेंसियोमर्स। चिरैलिटी क्या होती है, चिरैलिटी अणुओं में एक दूसरे पर अध्यारोपित न किए जा सकने वाला दर्पण प्रतिबिंब होता है। यानी जो अणुसूत्र होता है अगर हम उसको एक दूसरे के सामने रखें, ठीक है, तो
एक दूसरे को पूरी तरीके से वो ढक नहीं पाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के जो दर्पण प्रतिबिंब होते हैं वो चिरैल मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, एनेंसियोमर्स ये जो होते हैं ये अणुओं के ऐसे जोड़े होते हैं जो एक दूसरे की दर्पण छवियां बना लेते हैं। अगर हम उसको एक दूसरे के ऊपर रखें तो ये सेम फार्मूला बनेगा। ठीक है, बात समझ में आई? ऑप्टिकल आइसोमर्स, जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं वो समतल ध्रुवित प्रकाश को विभिन्न दिशाओं में घुमाते हैं। ठीक है, एक और कंडीशन होती है ऑप्टिकल आइसोमर्स की, यानी ये समतल ध्रुवित प्रकाश को विभिन्न दिशाओं में घुमाता है, विभिन्न दिशाओं में। यानी कि अगर ये राइट साइड घुमाए यानी क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त तो ये कहलाएगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है तो वामवर्त यानी लेवो रोटेटरी। ठीक है, यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या होता है? जब क्लॉकवाइज घुमाता है। ठीक है, और लीवो रोटेटरी यानी एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है। किसको? समतल ध्रुवित प्रकाश को। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल समझिए तब आपको समझ में आएगा। जैसे हमने एक फार्मूला लिखा HCCOOH और OH और CH3। ठीक है, और दूसरा लिखते हैं हम OH CH COOH और CH3। ठीक है, ये लैक्टिक एसिड है। किसका फार्मूला है बच्चों? लैक्टिक एसिड का। अब इसमें देखिए ये इधर को घुमा यानी क्लॉकवाइज। कैसा गया? क्लॉकवाइज। देखिए और इसमें OH किधर है? बाईं ओर। ठीक है, यानी इसमें जो OH समूह जो है वो किधर है? दाईं ओर है यानी दक्षिणावर्त। ठीक है, यानी तब ये क्या कहलाएगा? डी लैक्टिक एसिड। क्या कहलाएगा? डी लैक्टिक एसिड यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और इसमें OH किधर है? बाईं ओर, तो बाईं ओर घुमा रहा है समतल ध्रुवित प्रकाश को, तो ये कहलाएगा एल लैक्टिक एसिड यानी लीवो रोटेटरी लैक्टिक एसिड। ठीक है, अब बात समझ में आई? ठीक, यानी OH समूह अगर दाईं ओर है तो D और OH समूह बाईं ओर है तो L। ठीक है, अब हम बात करते हैं डाई स्टेरोमेरिज्म की। किसकी? डाई स्टेरियोमेरिज्म की। ठीक है, डाई स्टेरियोमेरिज्म तब होता है जब स्टीरियो आइसोमर्स एक दूसरे की दर्पण छवि नहीं होते हैं, यानी मिरर इमेज नहीं बनाते हैं और उनके भौतिक गुण भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो डाई स्टेरियोमेरिज्म कहलाती है जब स्टीरियो आइसोमर्स एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं बना पाते हैं और साथ ही साथ इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ठीक है, जैसे दो या दो से अधिक चिरैल केंद्र वाले जो चिरैल सेंटर्स होते हैं। ठीक है, चिरैल सेंटर्स वाले अणु में इन केंद्रों के विभिन्न विन्यास, ठीक है, यानी जो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं वो डाई स्टेरियोमर्स को उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, यानी दो या अधिक चिरैल केंद्र वाले अणु में इन केंद्रों के विभिन्न विन्यास डाई स्टेरियोमर्स को जन्म दे सकते हैं। अब नर्सिंग में आइसोमेरिज्म का क्या इंपॉर्टेंस है? ठीक है, जो आपने ये आइसोमेरिज्म पढ़ी। ठीक है, आइसोमेरिज्म दो प्रकार की थी। कौन कौन सी? स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। स्ट्रक्चरल के 5 प्रकार थे और स्टीरियो के 2 प्रकार थे। इस तरीके से टोटल आपके 7 प्रकार के आइसोमेरिज्म हो गई, 5 और 2 7। ठीक है, अब इसको पढ़ने का क्या मकसद था? ठीक है, ये आपके नर्सिंग कोर्स में किस तरीके से आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ आइसोमेरिज्म इन नर्सिंग। औषधीय विकास, औषधि के विकास में किस तरीके से?
औषध विज्ञान में यानी फार्माकोलॉजी में, ठीक है, औषधियों की समयपता महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि विभिन्न समावेगों के औषधीय प्रभाव भिन्न भिन्न हो सकते हैं। जैसे एक समावयव किसी बीमारी के उपचार में प्रभावी हो सकता है जबकि दूसरा अप्रभावी भी हो सकता है और उसके हानिकारक दुष्प्रभाव हो सकते हैं। जैसे जैसे हमने ये फार्मूला लिखा था C3H6O, ठीक है, यानी C2H5OH भी लिख सकते थे उसको, और CH3OCH3 भी लिख सकते थे, यानी जो हमने फार्मूला लिखा था क्या, C2H6O वाला, ठीक है, तो उसमें हम डाइमेथिल ईथर भी कह सकते थे उसको, और एथिल अल्कोहल से जाना जा सकता था, ठीक है। तो दोनों के क्या होंगे, रासायनिक गुण भी अलग अलग होंगे। तो इसी तरीके से एक ही प्रकार की संरचना वाली जो दवाएं होंगी वो अलग अलग हो सकती हैं, क्योंकि उनके संरचनाएं जो होंगी, अणुसूत्र तो एक जैसा होगा लेकिन संरचनाएं अलग अलग होंगी, ठीक है, तो उनके रासायनिक गुण भी अलग अलग होंगे। तो जो बीमारियों के लिए दवाई बनेंगी वो किसी बीमारी के लिए प्रभावी हो सकती है, दूसरी के लिए अप्रभावी हो सकती है, ठीक है। जिसके लिए अप्रभावी होगी तो ये शरीर को और ज्यादा हानि पहुंचाएंगी, तो इसलिए हमें आइसोमेरिज्म का अध्ययन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। जैव रसायन विज्ञान में मेटाबॉलिज्म एंड एक्टिविटी, जैव रसायन विज्ञान में समयपता ये समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि शरीर विभिन्न यौगिकों का उपापचय कैसे करता है, क्योंकि विभिन्न समयकों के बीच एंजाइम्स की इंटरेक्शंस भिन्न भिन्न हो सकती है, ठीक है। अब हम बात कर सकते हैं दवाओं में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है तो मेडिसिन के क्षेत्र में किस तरीके से महत्वपूर्ण है। तो दवाओं में ऑप्टिकल आइसोमर्स यानी एनेंसियोमर्स में अक्सर अलग अलग जैविक गतिविधियां होती हैं। उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल किसी मेडिसिन का एक एनेंसियोमर्स चिकित्सीय हो सकता है जबकि दूसरे के लिए ये टॉक्सिसिटी का भी कार्य कर सकता है या निष्क्रिय भी हो सकता है, ठीक है। यानी जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, किसी दवा के लिए ये एनेंसियोमर्स चिकित्सीय हो सकता है, ठीक है, लेकिन दूसरी के लिए टॉक्सिसिटी या निष्क्रिय भी हो सकता है, ठीक है। अब औषधीय विज्ञान में समयपता के उदाहरण यानी एग्जांपल्स ऑफ आइसोमेरिज्म इन मेडिकल केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म के एग्जांपल। सबसे पहले है थैलिडोमाइड, ठीक है, थैलिडोमाइड। थैलिडोमाइड, the Sadoviti and the anti-Nessua drug thalidomide is an example where one enantiomer was effective in treating morning sickness but the other caused birth defect। यानी जो शामक और मतली रोधी दवा होती है कौन सी, थैलिडोमाइड, एक ऐसा उदाहरण है जिनमें एक एनेंसियोमर्स सुबह की बीमारी के इलाज में प्रभावी होता है लेकिन दूसरे क्या होता है, उसके वर्थ डिफेक्ट को भी प्रभावी करने का कारण बन सकता है, ठीक है, जन्म दोष का कारण बन सकता है, ठीक है। दूसरा इबुप्रोफेन, ठीक है, इबुप्रोफेन देखिए क्या है, यह एक प्रकार की दर्द से राहत के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाई होती है। जो इबुप्रोफेन है वो दर्द निवारक टैबलेट है, पेन रिलीफ, ठीक है। तो इसके भी एनेंसियोमर्स का एक रेसिमिक मिश्रण है, ठीक है, इसमें भी क्या होता है, एनेंसियोमर्स का एक रेसिमिक मिश्रण होता है। यह एनेंसियोमर्स इसके सूजन रोधी प्रभाव के लिए जिम्मेदार हो सकता है जबकि दूसरा निष्क्रिय भी हो सकता है। यानी वन एनेंसियोमर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट व्हाइल द अदर इज इनएक्टिव, ठीक है, एक के लिए तो ये एंटी इंफ्लेमेटरी हो सकता है लेकिन दूसरे के लिए इनएक्टिव भी हो सकता है, ठीक है। अब ये कुछ किताबें हैं जो कि हर बार में हर चैप्टर में आई दे रखी है। ये जेडी ली द्वारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये मैं बता चुका हूँ। ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री के लिए आर.के. गुप्ता है, बीएससी नर्सिंग के लिए आर.एस. अग्रवाल है, ठीक है। जेडी ली द्वारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री,
एल.जी. वेट द्वारा फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और डॉक्टर ए.एस.एस. पुंडीर द्वारा बीएससी नर्सिंग के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ठीक है, अब स्टडी टिप्स फॉर आइसोमेरिज्म, किस तरीके से हम आइसोमेरिज्म का अध्ययन करें। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म के विभिन्न प्रकार को समझना चाहिए। अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, यानी सबसे पहले क्या करें, आइसोमेरिज्म में जो भी प्रकार दे रखे हैं उनको अच्छे तरीके से समझना चाहिए कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कौन सी है या स्टीरियो आइसोमेरिज्म कौन सी है, उनके उदाहरण को भी जानना होगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस आइडेंटिफाइंग आइसोमर्स, यानी इतनी प्रैक्टिस कीजिए कि हम किसी भी आइसोमेरिज्म को देखते ही पहचान लें, यानी उसका रेगुलर अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट फोकस ऑन चिरैलिटी। ठीक है, जो चिरैलिटी है उस पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, चिरैलिटी और ऑप्टिकल आइसोमर्स की अवधारणा पर ध्यान दें। समझें कि चिरैल केंद्र वाले अणु गैर अध्यारोपणीय दर्पण छवियां बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। ठीक है, यूज डायग्राम्स, डायग्राम्स का प्रयोग करें। जो भी आइसोमर्स है, आइसोमेरिज्म, ठीक है, उनका बार बार डायग्राम बना के देखें। ठीक है, उनकी डी कि ये डेक्स्ट्रो है या लीवो है, उस तरीके से संरचना को बनाने के लिए अभ्यास करें, जिससे आइसोमेरिज्म में कोई भी दिक्कत ना हो। सॉल्व प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, यानी लगातार जो एमसीक्यूज हैं उनका लगातार अभ्यास करें। ठीक है, विशेष रूप से वे प्रश्न जिनमें आपसे समावयव की पहचान करने या उनके बीच अंतर स्पष्ट करने को कहा जाता है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, जिससे आपको मदद मिल सके कि किस तरीके से आपके सिलेबस में क्वेश्चन आ सकता है। लास्ट है कंक्लूजन, यानी निष्कर्ष, यानी इस चैप्टर को पढ़ने का क्या कंक्लूजन है। देखिए, आइसोमेरिज्म बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, बिकॉज यह है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के केमिकल बिहेवियर, उनकी जैविक गतिविधि और फार्माकोलॉजी में उनके प्रभाव को समझने में मदद करता है। आइसोमेरिज्म की एक ठोस समझ न केवल आपको परीक्षाओं में मदद मिलेगी, बल्कि आपको दवा के अणुओं के संरचना गतिविधि संबंधों की बेहतर समझ भी प्रदान करेगी। यानी जो आइसोमेरिज्म चैप्टर है उससे आपका क्या होगा, जो आपके बीएससी प्रवेश परीक्षा में विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन आएंगे उनको समझने में मदद तो मिलेगी। उनके किस तरीके से रासायनिक व्यवहार हैं, आइसोमेरिज्म में कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, या कोई संरचना दे रखी है और आपसे पूछ ली जाए कि इसमें किस प्रकार की आइसोमेरिज्म है, तो इसका भी ज्ञान होगा। साथ ही साथ आप जब डॉक्टर बनेंगे तो विभिन्न प्रकार की मेडिसिन को देखेंगे, तो उसके स्ट्रक्चर को समझने में भी आपको मदद मिलेगी। ठीक है, फार्माकोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में मदद मिल सकती है। ठीक है, और जो आपके लिए यहाँ पर इसमें कुछ पुस्तकें रिकमेंडेड की गई हैं या स्टडी टिप्स दे रखे हैं, उसका उपयोग करेंगे और आप इस महत्वपूर्ण विषय के लिए प्रभावी रूप से तैयार हो सकते हैं। ठीक है, तो मेरी यही कामना है कि आप लोग इस चैप्टर को बेहतर ढंग से तैयार करें, जिससे आपका कोई प्रश्न गलत ना हो। तो आज के लिए इतना ही। अब हम कल एक नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।